मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ग्रहों के इस साल के बारे में बताऊंगी। इस साल का तात्पर्य ग्रहों की युति से है। यह फल प्राप्ति के लिए देखा जाता है। अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह हमें कब फल देंगे और उसका विशेष फल कब होगा। तब हमें इस साल यानी ग्रह युद्ध के बारे में देखना पड़ता है और हम उसको विशेष अध्ययन के बाद ये बता सकते हैं कि ये फल या ये घटना आपके जीवन में कब घटित होगा। एक तो गोचर के साथ ग्रह एक साथ जब बैठते हैं तब फल प्राप्ति की संभावना बनती है, और जन्म कुंडली के साथ में बैठे हुए ग्रह का फल अच्छा तभी होता है कि जब उनका महादशा आ जाए या गोचर से उनकी युति बने। मुख्य रूप से फल लगन का होता है, और यदि लगन के साथ उस ग्रह की युति हो जाए जिसके फल की हम चर्चा कर रहे हैं तो फल प्राप्ति अवश्य होती है। ये देखने के लिए हम अभी आपको परिचर्चा के माध्यम से बताएंगे कि सटीक फल किस प्रकार प्राप्त होता है। जन्म समय के साथ बैठे हुए ग्रह और गोचर से साथ बैठे तथा भविष्य में ये कब एकत्रित होंगे, यह स्थिति को देखकर उस भाव का फल कब प्राप्त होगा स्पष्ट बता सकते हैं। फल प्राप्ति के लिए डिग्री ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत बार डिग्री की बात की है। 10 से 12 अंश के आसपास ही की हो तो बहुत बढ़िया रहता है। यह प्रश्न कुंडली के लिए भी सटीक बैठता है। यदि किसी का प्रश्न है उसका जॉब, संतान तथा परीक्षा आदि की सफलता के कब मिलेगी, तो लगन तथा पंचम से इस साल कब होगा, ये हमें देखना होता है और देख करके स्पष्ट बताया जा सकता है कि इस काम कब पूरा होगा। इसी प्रकार अगर हमें धन भाव को फल देखना है कि हमें अच्छे से कुटुंब में संतान इत्यादि की प्राप्ति या हमारे कुटुंब में नए सदस्य के आगमन की या विवाह के समय भी कुटुंब भाव को देखते हैं कि इसका फल कब प्राप्त होगा, तब भी करना करके देख सकते हैं। मुख्य अगर कुटुंब भाव से संबंधित प्रश्न है तो कुटुंब में अगर संतान इत्यादि है तो पंचम को भी देखेंगे और कुटुंब को भी देखेंगे। अगर ये विवाह से संबंधित प्रश्न है तो सप्तम को भी देखेंगे और कुटुंब को भी देखेंगे। इन ग्रहों की जब आपस में इत्साल होता है या ये युति बना करके उस ग्रह में घर में बैठे होते हैं जो फल प्राप्ति के लिए उत्तम होते हैं, जैसे 11वें घर में बैठ जाएं या लगन में बैठ जाएं या नवम में बैठ जाएं, तो समझिए काम बनने का समय आ गया है। सटीक भविष्यवाणी के लिए तो इन दोनों की ग्रहों के घरों की युति आवश्यक है और उनकी डिग्री जैसा कि बताया 10-12 अंश की होना आवश्यक है, तो फल एकदम सटीक होता है। कभी प्रश्न उठता है कि हमारा जॉब कब होगा, तो ये प्रश्न कुंडली से पूछा जाता है और फिर प्रश्न कुंडली से हम इस सटीक उत्तर को ढूंढ लेते हैं कि जब आपने जॉब का प्रश्न पूछा है तो फिर आपके जॉब के लिए उत्तरदायी ग्रह और आपकी लगन करा ग्रह कब इस साल एक साथ करेंगे और वही आपका समय निकल करके आता है। इसी प्रकार से सब भावों के जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर मिलेंगे और लगनेश के साथ उन घरों के स्वामियों का इस साल जब जब होगा तभी ये योग बनेगा। योग बनने का तात्पर्य यह होता है कि आप उसका लाभ उठा सकें और उस पीरियड में अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता लगभग तय होती है। इस साल योग ये आपको कुंडली के अंदर देखना अगर आता है तो फिर आपको अपने जो जिज्ञासा है, क्वेश्चन उठता है कि मेरा ये काम कब बनेगा, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। आप आराम से समझ सकते हैं कि हमारे इस समय ग्रह गोचर बस कहाँ जा रहे हैं और मुख्य कुंडली में वो कहाँ थे। महादशा भी देखनी अनिवार्य है कि उन्हीं ग्रहों की चल रही है कि नहीं चल रही है या उनके अंदर प्रत्यांतर आएगी, तब भी काम बनते हैं। ऐसे समय में इसको देख करके सटीक फल प्राप्त किया जा सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है, शंका समाधान हो सकता है।
तो इस साल के बारे में भी ज्योतिष प्रेमियों को जानना आवश्यक है। आइए मैं आगे अति कारक और कारक ग्रहों के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ग्रह ही कारक होते हैं और ग्रह ही अगर कारक समझ में नहीं आए तो फिर फल जब हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमें समस्या होती है, हमें लगता है कि फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो हम आओ आज जान लें कि कौन से ग्रह किस भाव में अति कारक हो जाते हैं और किसमें सामान्य कारक रहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे प्रथम सूर्य को देखते हैं। सूर्य अति कारक 11वें भाव में हो जाते हैं। अति कारक का मतलब विशिष्ट हो जाने से है। 11वें घर में सूर्य अति कारक हैं। चंद्रमा प्रथम और सप्तम भाव में अति कारक हो जाते हैं। प्रथम का तात्पर्य लगन से है और सप्तम का तात्पर्य आपके पार्टनर वाले भाव से है। मंगल जो है वो 10वें स्थान में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। बुध हैं 11वें स्थान पर अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। बृहस्पति पंचम और 9वें भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। शनि 6ठे और 3रे भाव में अति कारक होते हैं। राहु 3, 6, 10 भाव में ही कारक हैं। ये यथावत रहते हैं, अति विशिष्ट नहीं होते। और इसी प्रकार केतु भी यथावत रहते हैं, 2 और 8 भाव में कारक होते हैं, यथावत रहते हैं, अति विशिष्ट नहीं होते हैं। अब ग्रहों का सामान्य कारकत्व भी समझ लीजिए। सूर्य लगन और नवम में कारक होते हैं, 10वीं में दिक्वली हो जाते हैं। चंद्रमा चतुर्थ में कारक होते हैं और चतुर्थ में ही दिक्वली हो जाते हैं। मंगल 3 और 6 भाव के कारक हैं और 10वें भाव में दिक्वली हो जाते हैं। बुध 4 और 8 भाव में कारक हैं और लगन में दिक्वली हो जाते हैं। बृहस्पति 2, 5, 9, 10, 11 भाव के कारक हैं और लगन में दिक्वली हो जाते हैं। शुक्र 7वें भाव में कारक हैं और चतुर्थ में दिक्वली हो जाते हैं। शनि 6, 8, 10, 12 भाव में कारक हैं और 7वें भाव में दिक्वली हो जाते हैं। राहु 3, 6, 10 कारक हैं और केतु उसी प्रकार 2 और 8 भाव के कारक हैं। इस प्रकार सामान्य कारकत्व और अति कारक ग्रह आपको मैंने बताए। इन ग्रहों की स्थिति को देख करके हम उसके कारकत्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जब जब इन ग्रह भावों में से ये ग्रह गुजरते हैं तो वो समय आपका विशेष हो जाता है। और उस विशेष समय में जब आप काम करते हैं तो सफलता जल्दी मिलती है। और जिस समय आपको जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली से ये जिज्ञासा होती है कि मेरा काम कम बनेगा, तो इसमें भी ये कारक भाव और कारक ग्रह आपके सहायक होते हैं। आज मैंने आपको इसकी विशेष जानकारी दी कि कारकत्व क्या है और विशेष कारक ग्रह कौन से हैं, इत्साल योग क्या है, इत्साल का क्या फल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ विदा, प्रणाम।